जितने भी आपको बोर्ड पर नेम दिखाई दे रहे हैं, इनकी हेल्प से आपने क्वेश्चन तो बहुत किए होंगे, लेकिन आपको इनका नाम नहीं पता होगा। सिर्फ आपको एक या दो का नाम पता होगा, जैसे कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। ठीक है, इनकी हेल्प से आपने क्वेश्चन तो बहुत किए हैं, लेकिन आपको नाम नहीं पता। तो आज हम इन्हीं के बारे में जानेंगे कि ये होता क्या है, कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं और कहाँ नहीं होते हैं। और आपने काफ़ी बचपन में किए होंगे क्वेश्चंस इनकी हेल्प से। ठीक है, क्लास 7th 8th 9th 10th बहुत सारे क्वेश्चंस किए होंगे, लेकिन आपको नाम नहीं पता होगा। तो आज हम इनके बारे में ही जानेंगे, ये होता क्या है, एडेंडो क्या होता है, कन्वर्टेंडो क्या होता है, अल्टरनेंडो क्या होता है, इन्वर्टेंडो क्या होता है, एंड कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो क्या होता है, कंपोनेंडो क्या होता है और डिवाइडेंडो क्या होता है। ठीक है, तो आज हम इनके ही बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक, तो फिर फर्स्ट पेज ले लेते हैं, दिस कंपोनेंडो के बारे में जान लेते हैं, कंपोनेंडो होता क्या है। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे A/B = C/D। अब हम इसमें कंपोनेंडो का यूज करेंगे, ओनली कंपोनेंडो का। तो हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको A+B/B = C+D/D, या फिर हम इसको लिख सकते हैं, या फिर और करके, ठीक है ना, और करके A/B+A, या फिर आप इसको कर लीजिए A+B = C/C+D। हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो हमने प्रॉपर्टी यूज की है वो कंपोनेंडो यूज किया है। ठीक, हम इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं और इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है, इसको मैं अभी प्रूव भी कराऊंगा ये आया कैसे। ठीक, देखो जो B है, B हमने ऊपर जोड़ दिया और DB ही ऊपर जोड़ दिया, या फिर A एक बार हमने नीचे जोड़ दिया और एक C हमने नीचे जोड़ दिया है। ठीक है, इसका एक बार प्रूफ देख लेते हैं। ठीक, यदि मैं इसमें दोनों तरफ +1 कर दूं, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। A/B +1 = C/D+1। ठीक है, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा B और ऊपर आ जाएगा A+B = इसको लिख लेंगे अपॉन D, एलसीएम आ जाएगा तो C+D। हो गया जी प्रूफ, ये प्रूफ है इसका इतना सा। ठीक है, एक दो मैं एग्जाम्पल लेकर दिखा देता हूं। ठीक है, देखो जैसे 1/2 = 2/4, दोनों इक्वल हैं, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम इसमें यूज करेंगे कंपोनेंडो, ओनली कंपोनेंडो। ठीक है, इसमें यूज करेंगे कंपोनेंडो, दिस ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाला इस फॉर्मेट में। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 + 2/2 = 2 + 4/4। देखते हैं कि इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। इसको लिख लेंगे 3/2 = इसको लिख लेंगे 6/4। जब मैं इसको 2 से काटूंगा तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 3/2, जो कि दोनों इक्वल हैं और ये भी इक्वल हैं। ठीक है, जब मैंने इसमें कंपोनेंडो का यूज किया और ये दोनों इक्वल आ चुके हैं, तो यहाँ से हम इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं कि हमेशा इक्वल ही आता है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। चलो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे इसको हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं 1/1 + 2 = 2/2 + 4। ये क्या आ चुका है, ये आ चुका है 1/3 = जब इसको सोल्व करेंगे तो ये भी आ जाएगा 1/3, जो कि दोनों इक्वल हैं। ठीक, इतना तो आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब हम देख लेते हैं डिवाइडेंडो, और कंपोनेंडो हम देख चुके हैं। ठीक है, इससे अगला जाता है डिवाइडेंडो। चलो इसको मैं समझा देता हूँ कहाँ पर यूज होता है। जैसे देखिएगा, जैसे A/B = C/D, ये है। जब हम इसमें डिवाइडेंडो यूज करते हैं तो इसको हम लिख लेते हैं A-B/B C-D/D। जो हमने यूज किया है इसमें डिवाइडेंडो का यूज किया है। ठीक है, या फिर आप इसको लिख सकते हो, A/B-A C/C-D, या फिर आप इसको कर लीजिए D-C। इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलो मैं इसका प्रूफ करा देता हूं। इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं और इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको प्रूफ कर लेते हैं। यदि मैं इसमें सब्ट्रैक्ट कर दूं 1 को दोनों तरफ, कोई दिक्कत? नो दिक्कत।
तो 1 को मैं सबट्रैक्ट कर लेता हूं ऑन बोथ साइड। इसको लिख सकते हैं a/b -1 इज इक्वल टू c/d -1। इसका एलसीएम आ जाएगा b। इसको लिख सकते हैं a - b इज इक्वल टू, इसका एलसीएम आ जाएगा d। इसको लिख लेंगे c - d। ये किसके इक्वल आ चुका है? इसके इक्वल आ चुका है। ठीक है ना, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नाउ आप कुछ सोच रहे होंगे कि ये कैसे आया। जब आप इसको पलट दोगे तो ये आ जाएगा, और माइनस कॉमन लेकर काट देंगे तो ये बच जाएगा। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं 1/2 इज इक्वल टू 2/4। दोनों इक्वल हैं, हाँ या ना? बिल्कुल इक्वल है। तो अब हम इसमें यूज करते हैं डिवाइड एंडो। जब इसमें डिवाइड एंडो यूज करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 1 - 2/2 इज इक्वल टू 2 - 4/4। तो जब इसको सोल्व करेंगे यह आएगा माइनस के 1/2 इज इक्वल टू, यह आएगा माइनस के 2/4। इसको 2 से काट देंगे, जब 2 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो कितना आ चुका है? -1/2, जो कि दोनों इक्वल है। ठीक है, आप इसको ऐसे काट सकते हैं, माइनस से भी काट सकते हैं। दोनों क्या इक्वल आ चुके हैं, हाफ और हाफ दोनों क्या है? इक्वल। तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप ये वाली प्रॉपर्टी में लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो हम यूज करते हैं वो किसका यूज करते हैं? डिवाइड एंडो का। किसका? डिवाइड एंडो का। ठीक है, नाउ अब हम देखेंगे कंपोनेंडो एंड डिवाइड एंडो, जिसे आप कहते हैं C एंड D रूल। ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में C एंड D रूल बहुत यूज किया है। बड़े बड़े क्वेश्चन कर लेते हैं इनकी सहायता से, छोटे छोटे हो जाते हैं। बहुत बड़े क्वेश्चन होते हैं इनकी सहायता से, कंपोनेंडो एंड डिवाइड एंडो की सहायता से एकदम से हो जाते हैं सॉल्व। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। देखो कंपोनेंडो एंड डिवाइड एंडो, कंपोनेंडो मैं आपको बता चुका हूं, डिवाइड एंडो भी बता चुका हूं। दोनों की सहायता से एक साथ में जब हम यूज करते हैं, दोनों को एक साथ में जब यूज करते हैं उसको हम कहते हैं कंपोनेंडो एंड डिवाइड एंडो, या फिर C एंड D रूल। इतना आपको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? चलो देख लेते हैं। जैसे a/b इज इक्वल टू c/d। इसमें जो है हम C एंड D रूल लगाएंगे। C एंड D रूल, C एंड D का मतलब कंपोनेंडो एंड डिवाइड एंडो। ठीक है, जब हम इसमें एक साथ में लगाएंगे तो इसको लिख सकते हैं हम a+b/a-b इज इक्वल टू c+d/c-d। जो हमने जो यूज किया है कंपोनेंडो एंड डिवाइड एंडो का यूज किया है इसके अंदर। इतना आपको समझ में आ रहा हो। या फिर हम इसको लिख सकते हैं, a-b/a+b इज इक्वल टू c-d/c+d। इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, जो हम मैक्सिमम जो यूज करते हैं वो इसका यूज करते हैं हर जगह। अरे इतना आपको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। ठीक है, नाउ चलो मैं इसका प्रूफ और करा देता हूं। ठीक है भाई, इसका प्रूफ करा देते हैं C एंड D रूल लगाकर। देखो सबसे पहले हम इसमें कंपोनेंडो लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं? कंपोनेंडो। C क्या लगा लेते हैं? कंपोनेंडो। जब कंपोनेंडो लगाते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं a+b/b इज इक्वल टू c+d/d। इसमें हमने कौन सा रूल यूज किया है? कंपोनेंडो, COMPONENDO। ठीक है, कंपोनेंडो यूज किया है। नाउ एक बार हम इसी में ही डिवाइड एंडो का यूज कर लेते हैं। ठीक है, जब डिवाइड एंडो करते हैं तो माइनस लगा लेते हैं a-b/b इज इक्वल टू c-d/d। ठीक है, इसमें हमने जो यूज किया है वो डिवाइड एंडो का यूज किया है। नाउ ये कंपोनेंडो हो गया, ये डिवाइड एंडो हो गया। इसको फर्स्ट मान लेते हैं और इसको हम सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, तो हम डिवाइड कर लेते हैं फर्स्ट को सेकंड से। ठीक है, फर्स्ट को सेकंड से। इसको मैं यहां पर लिख लेता हूं a+b/b इज इक्वल टू c+d/d अपॉन a-b/b अपॉन c-d/d। ठीक है, हमने डिवाइड कर लिया है, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। इसको इससे काट देंगे
इसको इससे काट देंगे तो यहाँ से क्या आ चुका है, यहाँ से आ चुका है a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। लो जी, हो गया प्रूफ, बिल्कुल सेम है। इतना आपको समझ में आया? ठीक है, इसकी सहायता से हम बड़े बड़े क्वेश्चंस कर लेते हैं, मालूम है, बता चुका हूं मैं। नाउ अब हम इससे आगे देख लेते हैं। ठीक है, इनवर्टेंडो, आपने इसका काफी यूज किया होगा, लेकिन आप नाम नहीं जानते होता क्या है इनवर्टेंडो। ठीक है, चलो फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं। इफ जैसे a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है। ठीक है, इनवर्टेंडो का मतलब यदि मैं इसको चेंज कर दूं ऊपर से नीचे को, यानी कि इसको लिख लो b अपॉन a, इसको लिख लेंगे b अपॉन a बराबर, इसको लिख लेंगे d अपॉन c, इसे हम कहते हैं इनवर्टेंडो। ठीक है ना, देन इज कॉल्ड इनवर्टेंडो। ठीक है ना, इसको हमने रेसिप्रोकल कर दिया, फिर हमने क्या कर दिया इसको रेसिप्रोकल। ठीक है, उसको हम कहते हैं इनवर्टेंडो। इसको हमने ऐसे लिख लिया b अपॉन a और इसको हमने ऐसे लिख लिया d अपॉन c। ठीक है, c अपॉन d को d अपॉन c पलट दिया, पलट एकदम। नाउ अब हम देख लेते हैं अल्टरनेंडो, इसका भी काफी यूज किया होगा। ठीक है ना, तो इसको भी यूज कर लेते हैं अल्टरनेंडो का। इफ a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d देन अल्टर मतलब अल्टरनेट, चलो इस तरह से। ठीक है ना, जो c की जगह b आ जाएगा और c की जगह b आ जाएगा और b की जगह c आ जाएगा। ठीक है ना, इसको लिख लेंगे a अपॉन c इज इक्वल टू b अपॉन d, c की जगह b आ गया और b की जगह c आ गया। ठीक है ना, इसको हमने अल्टर कर दिया, अल्टरनेट इसे कहते हैं अल्टरनेट। तो इसको हम कहते हैं इज कॉल्ड अल्टरनेंडो, इसको हम कहते हैं अल्टरनेंडो। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब हम देख लेते हैं कन्वर्टेंडो। कन्वर्टेंडो क्या होता है? वैसे तो मैं कन्वर्टेंडो बता चुका हूं, ठीक है ना, तो एक बार और बता देता हूं मैं। ठीक, इफ a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d देन a अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू c अपॉन c माइनस d, इसी को हम क्या कहते हैं? कन्वर्टेंडो। इसको हम कहते हैं कन्वर्टेंडो। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब कोई भी एक एग्जाम्पल ले लीजिए। यहाँ पर इसका एग्जाम्पल ले लेंगे, जैसे 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू 8 अपॉन 6, दोनों इक्वल है इक्वल, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। तो इसको हम लिख सकते हैं, जब हम इसमें कन्वर्टेंडो का यूज करेंगे तो 4 अपॉन 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 8 अपॉन 8 माइनस 6। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 4 अपॉन 1 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 8 अपॉन 2, जब 2 से काटेंगे इसको 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, दोनों क्या आ चुके हैं? इक्वल। 4 अपॉन 1 इज इक्वल टू 4 अपॉन 1। ठीक है, जो दोनों क्या इक्वल हो चुके हैं, इसको हम कहते हैं कन्वर्टेंडो। ठीक, क्या कहते हैं इसको? कन्वर्टेंडो। नाउ अब इससे आगे देख लेते हैं एडेंडो। ये है एडेंडो, इसका भी काफी यूज किया होगा हमने। ठीक है, चलो इसको भी मैं बता देता हूं। देखो भाई, इसका एग्जाम्पल है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं इसका। इफ a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d इज इक्वल टू e अपॉन f। ठीक है ना, e अपॉन f। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू a प्लस c प्लस e अपॉन b प्लस d प्लस f, इसी को ही हम कहते हैं एडेंडो। मतलब जो न्यूमरेटर में है उसका हमने सम कर लिया, जो डिनोमिनेटर में है उसका भी हमने सम कर लिया, या फिर हम इसको कह सकते हैं सम ऑफ एंटीसीडेंट्स। ठीक है ना, SUM, सम ऑफ ANTECENTDENTS। ठीक है ना, अपॉन सम ऑफ CONSQUENT, कॉन्सिक्वेंट। ठीक है ना,
हम सम ऊपर वाले कहते हैं सम ऑफ एंटीसीडेंट और इसको कहते हैं कॉन्सिक्वेंट, ठीक है ना, CONSEQUENTS, ठीक है ना। इसका मतलब होता है जो डेनोमिनेटर में है उनका सम कर देना, और एंटीसीडेंट मतलब सम ऑफ न्यूमरेटर, सम ऑफ न्यूमरेटर। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। चलो देखो एक इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 1/2 इजिकल टू 2/4 इजिकल टू 3/6। ये सभी तीनों क्या है? इक्वल है तीनों इक्वल। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं? इन सब का ऐड कर लेते हैं। 1 + 2 + 3/2 + 4 + 6 ऐड करने के बाद में कितना आता है? 3 और 3 6/4 और 6 10 और 2 12, ठीक है। जब इसको सोल्व करेंगे 1/2 आ जाएगा, जो क्या इन सभी के इक्वल है। ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, और ये भी 1/2 है। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। यदि मैं इसको इन जनरल में लिखूं, किसमें? इन जनरल में, ठीक है। तो इन जनरल में भी देख लीजिए, जैसे A1/B1 इजिकल टू A2/B2 इजिकल टू A3/B3 इजिकल टू A4/B4 इजिकल टू, और ये ऐसे चलता रहेगा, ठीक है ना। इनका हम क्या करेंगे? सबका सम A1 + A2 + A3 + A4 + ऐसे चलता रहेगा कहाँ तक? AN तक, ठीक है ना। अपॉन B1 + B2 + B3 + B4 + कहाँ तक चलता रहेगा? ये BN तक, ठीक है ना। आप यहाँ पर लास्ट में लिख लीजिए AN/BN, इस तरीके से, ठीक है। इन सभी का हम क्या कर देंगे? ऐड करते चले जाएंगे, ठीक। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत ना हो। इसके बाद हम क्वेश्चंस देख लेते हैं का, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो इफ x इक्वल टू दिस देन इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। देखो आपको ये कैसा दिखाई दे रहा है? आपको ये कंपोनेंडो एट डिवाइडेंडो जैसा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सेम, ठीक है। लेकिन जब आप डायरेक्ट x की वैल्यू जब आप इसमें पुट करेंगे ना, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा सोल्व करना, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। आप सोल्व कर सकते हैं, ये मैं ये नहीं कह रहा कि ये सोल्व नहीं कर सकते, लेकिन जब आप x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो इम्पॉसिबल हो जाएगा सोल्व करना, ठीक है। पॉसिबल तो सब कुछ है आज की दुनिया में, लेकिन जो है दिक्कत आएंगी, काफ़ी प्रॉब्लम आएंगी बीच में, काफ़ी रुकावटें आएंगी, ठीक है। हो जाएगा सोल्व, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सोल्व करते करते हो सकता है कहीं ना कहीं प्लस की दिक्कत हो जाए, माइनस की दिक्कत हो जाए। प्लस माइनस जहाँ मिस्टेक हुई वहाँ पर एकदम खल्लास, आंसर नहीं आ सकता। ठीक, देखो आपको एक किस फॉर्मेट में चमक रहा है, आपको ये जो है इस फॉर्मेट में चमक रहा है, जैसे a + b अपॉन a - b इजिकल टू c + d अपॉन c - d। आपको ये इस फॉर्मेट में चमक रहा होगा, ठीक है। देखो a ये हैगा और प्लस b ये हैगा, ये हैगा और ये b ये हैगा। इस फॉर्मेट जब आपको इस फॉर्मेट में चमक का मतलब चमके, इस फॉर्मेट में आपको चमके तो आप डायरेक्ट c एंड d का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। आप इसको लिख लीजिए अपॉन में 1। तो इस क्वेश्चन में c एंड d का यूज कर लेते हैं, तो इसको लिख लेंगे x + 1 अपॉन x - 1 इजिकल टू, और नीचे लिख लेते हैं थोड़ा सा x + 1 अपॉन x - 1 इजिकल टू, इसमें यूज कर लेते हैं। इसको लिख लेंगे √ a + 2b प्लस √ a - 2b प्लस, अब यहाँ पर क्या है? प्लस है, तो प्लस है। अब कंप्लीट नीचे वाले को लिखेंगे यहाँ पर √ a + 2b माइनस √ a - 2b, ठीक है ना। कुछ इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ √ a + 2b प्लस √ a - 2b, ठीक है ना। माइनस, आपको यहाँ पर माइनस दिखाई दे रहा है तो माइनस, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस, ठीक है। यहाँ पर माइनस तो माइनस, ये प्लस तो ये प्लस, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। नाउ
अंडर रूट ए माइनस यानी कि अंडर रूट ए प्लस 2b माइनस अंडर रूट ए माइनस 2b। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। कुछ कैंसिलेशन हो रहा होगा, ये खत्म हो चुका है और ये वाला खत्म हो चुका है। इसको लिख लेंगे x + 1 अपॉन x - 1 इज इक्वल टू 2 अंडर रूट a प्लस 2b अपॉन 2 अंडर रूट a माइनस 2b, ठीक है ना। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ अब स्क्वायरिंग कर लेते हैं ऑन बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग करेंगे तो ये बन जाएगा x² + 1 + 2x। जब इसको ओपन किया, स्क्वायर करने के बाद ओपन किया तो ये बन गया अपॉन x² + 1 माइनस के 2x इज इक्वल टू अंडर रूट हट जाएगा a प्लस 2b अपॉन a माइनस 2b, ठीक है। फिर आपको ये दो टर्म आपको एक साथ में सेम दिखाई दे रही होंगी, दो टर्म। फिर अगेन इसमें C एंड D रूल लगा लेते हैं। यूज अगेन C एंड D रूल, ठीक है ना। फिर अगेन लगा लेते हैं एक बार और। जब इसमें लगा लेंगे तो लगा के देख लेते हैं x² + 1 + के 2x, ठीक है ना। नाउ प्लस इसको लिख देंगे यहाँ पर x² + 1 माइनस के 2x, कुछ इस तरह से, ठीक है। अपॉन इसको लिख लेंगे x² + 1 + के 2x माइनस x² + 1 माइनस के 2x, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2x से 2x कैंसिल आउट हो चुका है, x² + 1 कैंसिल आउट हो चुका है। तो इस मोड लगा लेते हैं, फिर इसमें तो लगा लेंगे ना अभी। इसको लिखेंगे a + 2b प्लस a माइनस 2b अपॉन a + 2b माइनस a माइनस 2b। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो 2b से 2b कैंसिल आउट हो जाएगा और a से a कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा ओनली, कहाँ पर अटक गया ये, यहाँ पर बचेगा ओनली 2x² + 1 अपॉन नीचे बचेगा 2 और 2x 2 टाइम इज इक्वल टू, यहाँ पर बचेगा ओनली 2a अपॉन नीचे बचेगा ओनली 2 और 2b। इस तरह से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको लिख लेंगे x² + 1 अपॉन 2x इज इक्वल टू a अपॉन 2b, ठीक है। ये आ चुका है। नाउ अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ये बन जाएगा 2bx², ठीक है, प्लस के 2b इज इक्वल टू 2ax। 2 से 2 कैंसिल आउट कर लेते हैं ऑन बोथ साइड। ये बन जाएगा bx², इसको इधर ले आते हैं, माइनस का ax प्लस का b इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ चुका है, 0। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो हमारा जब मैंने सोल्व किया इसका आंसर 0 आ चुका है, ठीक है। नाउ आपको एक कुछ बड़ा दिखाई दे रहा होगा, इतना भी बड़ा नहीं है। जब आप इसमें x की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे ना तो बहुत बड़ा दिखाई देगा, हो सकता है आपसे सोल्व भी नहीं हो, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपको दिखाई दे रहा होगा और ये आपको दिखाई दे रहा होगा। इसको और इसको देखिए, आप इसमें कुछ नोटिस कर रहे होंगे। जो ये वाली जो मैंने लाइन लिखी है इसको आप नेगलेक्ट कर सकते हैं, आप इसको नेगलेक्ट ले सकते हैं। वो कैसे, देखो आप सिर्फ यहाँ पर लिखेंगे x² + 1 का चेंज कर लेता हूँ मैं। बस आप यहाँ पर लिखेंगे ओनली x² + 1, आपने यहाँ पर लिख लिया x² + 1। इसके बाद में लिखेंगे नीचे वाला 2x या फिर ये वाला अपॉन में इसको लिख लेंगे x² + 1 अपॉन 2x, x² + 1 अपॉन 2x। समझ में आया? अब इसको देखिए a अपॉन 2b, देखो a अपॉन 2b। ये इतना झंझट आप इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। इतनी चीज आप इसको खत्म कर सकते हैं। जितनी चीज आई है ना, एक्स्ट्रा चीज ये सोल्व करने के बाद में, ठीक है ना, आप इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं कि डायरेक्ट आप यहीं से ही यहाँ पर जा सकते हैं। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है भाई। नाउ एक चीज और बताता हूं मैं, देखिएगा
कहाँ बताता हूँ मैं, कहाँ पर बताऊँ, देखो भाई हाँ यहाँ पर देखिएगा, ये आपको चमक रहा है, ये आपको चमक रहा है दिस, ये वाला, ठीक है ना। इस झंझट से बचने के लिए, इस झंझट से बचने के लिए आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। देखो a प्लस 2b अंडर रूट a प्लस 2b, यह है अंडर रूट a प्लस 2b, ठीक है। नाउ इसके बाद में दिखाई दे रहा है आपको अंडर रूट a माइनस 2b, अंडर रूट a माइनस 2b, ठीक है। आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दिस, ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है। जब आप x की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे जब जाकर सॉल्व होगी, लेकिन कोई संभावना नहीं है सॉल्व हो जाए, बहुत दिक्कत आएंगी, ठीक है। इसलिए हम इसमें C एंड D का रूल लगाएंगे। आपको कुछ ऐसे ही दिखाई दे रहा होगा C एंड D जैसा, ठीक है ना। नाउ जब हम इसमें C एंड D का रूल लगाएंगे, ये बन जाएगा x प्लस वन अपॉन x माइनस 1, ठीक है ना। इसके अपॉन में 1 मान लीजिए, ये कंप्लीट a है और ये कंप्लीट b है, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, ठीक है ना। ऐसे ही ये कंप्लीट a हो जाएगा और ये कंप्लीट b हो जाएगा। मैंने बताया था ओनली इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं अंडर रूट m प्लस 3n, ठीक है ना, अपॉन फिर इसको लिख लेते हैं अंडर रूट m माइनस 3n, कुछ इस तरीके से, ठीक। हम डायरेक्ट यहाँ पर आ सकते हैं, समझ में आया? अरे भाई, या फिर आप इसको ऐसा कर लो, देखो चलो बता ही देता हूँ, एक बार और बता देता हूँ जो आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। जब हम इसमें C एंड D का रूल लगाएंगे, इसको हम कंप्लीट A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको लिखेंगे अंडर रूट m प्लस 3n प्लस अंडर रूट m माइनस 3n, ठीक है। नाउ यहाँ पर आता है प्लस के बाद नीचे वाली लाइन कंप्लीट जो डेनोमिनेटर में है, अंडर रूट m प्लस 3n माइनस अंडर रूट m माइनस 3n, ठीक है ना, अपॉन में देखिएगा अंडर रूट m प्लस 3n प्लस अंडर रूट m माइनस 3n, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर माइनस अंडर रूट m प्लस 2n माइनस अंडर रूट m माइनस 3n, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक। देखो ये और ये कैंसिल आउट हो चुका है, ये और ये कैंसिल आउट हो चुका है, तो x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा 2 अंडर रूट m प्लस 3n अपॉन नीचे बचा 2 अंडर रूट m माइनस 3n। 2 से 2 कैंसिल आउट हो चुका है, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो चुका है। इसको मैं हटा देता हूं। अब आप यहां पर देखिएगा, नोटिस कर रहे होंगे कि ये वाला यहां पर आ चुका है दिस, ये वाला, और ये वाला यहां पर आ चुका है दिस, ये। तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं बिना इसको यूज किए, ठीक, समझ में आया? नाउ अब हम क्या करेंगे, इसे स्क्वायरिंग करेंगे ऑन बोथ साइड, क्योंकि यहां पर हमें अंडर रूट दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमें यहां से अंडर रूट हटाना है, ठीक है। तो हम स्क्वायरिंग कर लेते हैं ऑन बोथ साइड। ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस के 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 2x इजिकल टू m प्लस 3n अपॉन m माइनस 3n, ठीक, समझ में आया? नाउ यू एक टर्म बन चुका है और ये दूसरा बन चुका है, एक टर्म और ये दूसरा टर्म, ठीक है। ये आपको C एंड D जैसा दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है? इस फॉर्मेट में a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इजिकल टू C प्लस D अपॉन C माइनस D। ये क्या होता है? C एंड D रूल। क्या होता है ये? C एंड D रूल। तो आपको कुछ इस फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है। जब आपको इस फॉर्मेट में दिखाई दे तो हम वहां पर C एंड D का रूल यूज कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आया? और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसी को हम लिख सकते हैं a अपॉन बी इजिकल टू C अपॉन D, लिख सकते हैं ना। इसी से ही हम इसको तो बनाते हैं। तो अब देखिएगा इस फॉर्मेट में से इसमें कन्वर्ट कर लीजिए, इसको बना लीजिए, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x
यू ए हो गया और ये बी हो गया, इज इक्वल टू m/3n। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? अरे हमने रिड्यूस कर लिया, रिड्यूस, ठीक है ना, रिड्यूस कर लिया। ठीक, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसमें सी एन डी का रूल लगा लो यार डायरेक्ट। कुछ बच्चे हो रहे कंफ्यूज हो रहे होंगे, ठीक है, सी एन डी का रूल यूज कर लेते हैं। ठीक है, इसको कंप्लीट ए मान लेते हैं, कंप्लीट बी मान लेते हैं, ये ए है ये बी है, इसे कंप्लीट सी मान लेते हैं, इसे कंप्लीट डी मान लेते हैं, जैसे ये है। फिर इसमें हम सी एन डी का रूल लगाएंगे जो ये बन जाता है, तो हम यूज कर लेते हैं इसमें। ठीक है, एक बार और बता देता हूं मैं आपको। ठीक, तो x² + 1 + के 2x प्लस x² + 1 - के 2x अपॉन x² + 1 + के 2x माइनस x² + 1 - के 2x, ठीक है ना, इज इक्वल टू, इसको लिख लेते हैं यहाँ पर m + 3n + m - 3n, ठीक है ना, इस तरह से अपॉन m + 3n - m + 3n। ठीक, तो इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, इससे और ये कट जाएगा, तो यहाँ पर आएगा ओनली 2x² + 1 अपॉन 2x इज इक्वल टू 2m अपॉन 2 3n। 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या आ चुका है x² + 1 अपॉन 2x इज इक्वल टू m/3n। यही तो मैंने आपको बताया था कि x² + 1 अपॉन 2x, यहाँ पर 2x है, m/3n, तो हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्मेट में। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो ये बन जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो इसको लिख लेंगे 3nx², ठीक है, 3nx² प्लस के 3n इज इक्वल टू 2mx। ठीक है जी, यहाँ पर आपको 2mx दिखाई दे रहा है, तो 2mx इसको इधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस के 3n। तो ये आंसर आ चुका दीजिए 3nx²। क्या है इसका आंसर? 3nx²। 2mx - 3n इज इक्वल टू 3nx²। ये है इसका रिक्वायर्ड आंसर। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, नाउ इससे अगला फटाफट कीजिए, बिल्कुल एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसमें भी हम सी एंड डी का यूज करेंगे। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ ये 7 है, इसके अपॉन में आप 1 कर लीजिए, ठीक है ना। तो इसमें हम सी एंड डी का यूज करेंगे, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। तो जब इसको काटापीटी करेंगे, जब हम इसमें सी एंड डी का यूज करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कोसेक थीटा अपॉन कोट थीटा इज इक्वल टू 7 + 1 अपॉन 7 - 1, कुछ इस तरह से, ठीक है ना। इसको लिख लेंगे 8/6, 2 4 जा और 2 3 जा, ये कितना आ चुका है 4/3। इसको लिख लेंगे कोसेक को 1/sin थीटा अपॉन कोट को लिख लेंगे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यह है कोस थीटा, जब कोस थीटा को ऊपर को ले जाएंगे बन जाएगा सेक थीटा इज इक्वल टू 4/3। इसका आंसर कितना आ चुका है 4/3। कितना सिंपल था, ठीक है। वैसे तो हम इसको विदाउट सी एंड डी कर सकते हैं, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो के भी बिना कर सकते हैं। वो कैसे, उसे बता देते हैं। देखो, इसको लिखेंगे कोसेक थीटा को 1/sin थीटा प्लस कोट थीटा को लिख लीजिए कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, अपॉन इसको लिख लेंगे 1/sin थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 7, ठीक है। नाउ एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा ऊपर वाले का साइन थीटा, तो 1 + कोस थीटा अपॉन नीचे वाले का एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा 1 -
कोस थीटा साइन थीटा कैंसिल आउट इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो 1 प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो 7 माइनस 7 कोस थीटा। ठीक, ये इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा 8 कोस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा 6 कोस थीटा इज इक्वल टू 6/8, 2 से काट देंगे तो 3/4 कोसेक थीटा। तो जब सेक थीटा लिखेंगे इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, ये बन जाएगा 4/3। ये भी क्या आ चुका है आंसर। इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ इससे अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें भी हम जो है सी एंड डी का यूज करेंगे, यानी कि कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। ठीक है, नाउ जब हम इसमें कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो का यूज करेंगे, इसको लिख लेंगे सेक थीटा अपॉन टेन थीटा इज इक्वल टू 12 प्लस 5 अपॉन 12 माइनस 5। इसको हमने यहाँ पर लिख लेते हैं और ये वाला यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, चलो एक बार और सही से बता देता हूँ मैं, कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि डायरेक्ट आया कैसे। ठीक है, क्योंकि हमने इसको रिड्यूस कर दिया था इसलिए यहाँ से आया था। तो एक बार मैं बता देता हूँ इसको, सी एंड डी, सही से सी एंड डी रूल। ठीक, देखो जब हम इसमें सी एंड डी यूज करेंगे तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस के टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 12 प्लस 5 अपॉन 12 माइनस 5। टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल आउट, सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल आउट, ऊपर आ जाएगा 2 सेक थीटा अपॉन नीचे आ जाएगा 2 टेन थीटा इज इक्वल टू 17 अपॉन 7। कितना आ चुका है 17 अपॉन 7। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा ओनली, यहाँ पर बचेगा सेक थीटा अपॉन टेन थीटा। मैंने पहले क्या बताया था, सेक थीटा अपॉन टेन थीटा, यही तो है। जब हम सी एंड डी का यूज करते हैं तो इसको ना लिखकर डायरेक्ट लिख देते हैं, इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर। ठीक है, एक स्टेप बच जाता है और कुछ नहीं है, हम लगाते हैं सी एंड डी ही रूल। ठीक, नाउ अब हम सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस थीटा अपॉन टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू 17 अपॉन 7। कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये साइन थीटा है, जब ऊपर को ले जाएंगे तो कोसेक थीटा बन जाएगा, कोसेक थीटा बन जाएगा। तो 17 अपॉन 7 ये क्या है इसका फाइनल आंसर। इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। वैसे तो हम बिना सी एंड डी के रूल भी कर सकते हैं, ठीक है ना, विदाउट सी एंड डी रूल। इसको लिख लेंगे सेक थीटा को 1 अपॉन कोस थीटा प्लस टेन थीटा को लिख लेंगे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन, इसको लिख लेंगे 1 अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन 5। ठीक है, इसका एलसीएम उलसीएम लेकर फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सोल्व करने के बाद में इसका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ इससे अगला और क्वेश्चन कर लेते हैं। दिस देखो, तो हाँ ये वाला क्वेश्चन हो चुका है सेक थीटा। इससे अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये वाला इस टाइप का, आप आराम से कर सकते हैं इसको, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, इसको कैसे करेंगे भाई, इसमें भी एकदम सेम तरीका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी। वो कैसे, इसमें भी हम सी एंड डी का यूज कर सकते हैं या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक, नाउ इस अगला क्वेश्चन ये होमवर्क है, इसको भी हम बिल्कुल सेम कर सकते हैं। इसमें भी सी एंड डी का यूज कर सकते हैं या फिर हम इसमें कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो का मतलब ही सी एंड डी होता है, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है ना, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अरे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो ना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। या फिर आप लिख लो कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा,
इसके बाद आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। नाउ इस साइड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इसको भी आप खुद कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना। इसमें भी हम आप सी एंड डी का यूज लगा सकते हैं, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, या फिर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो वहां से tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यहां से भी आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। चलो मैं करा देता हूं यार इसको। आप सोच रहे होंगे सारे होमवर्क दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ होमवर्क मिलने चाहिए, कुछ नहीं। इसमें सी एंड डी का यूज कर सकते हैं। जब इसमें सी एंड डी का यूज करेंगे, इसको हम यहां पर लिखते हैं साइन थीटा अपॉन 1 को हम नीचे लिख लेते हैं डायरेक्ट, इज इक्वल टू, इसको हम यहां पर लिखेंगे √3 अपॉन, इसको नीचे लिख लेते हैं 2। ठीक है। तो यहां से लिख लेते हैं, ये आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू √3 अपॉन 2। √3 अपॉन 2 को हम क्या लिखते हैं, साइन 60 डिग्री, साइन से साइन कैंसिल, थीटा की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 60 डिग्री। हमें थीटा की वैल्यू निकाली थी और यहाँ से थीटा की वैल्यू आ चुकी है। एक इसका दूसरा मेथड है, आप उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। ठीक है। तो भी आंसर आ जाएगा, थीटा का आंसर आ जाएगा। इतना आपको समझ में आया? अरे मजा आ रहा है या नहीं आ रहा होगा? ठीक है। नाउ इससे अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो बिल्कुल ये भी एकदम सेम है, इसमें भी हम सी एंड डी का यूज लगा सकते हैं, सी एंड डी का रूल, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी जैसा है। ठीक है। नाउ इसको हम यहां पर लिख लेते हैं साइन थीटा अपॉन, इसको यहां पर लिख लेते हैं कोस थीटा। कब लिखते हैं हम ऐसे, जब ये और ये दोनों सेम हो और ये दोनों सेम हो और यहाँ पर प्लस और माइनस हो, जब लिखते हैं हम ऐसा। ठीक है। नाउ इज इक्वल टू 5 + 4 9, 5 - 4 1, ये क्या बन चुका है, tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ चुका है, 9, tan थीटा इज इक्वल टू 9। अब आप tan थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर पुट कर लीजिए इसमें, तो 9 का स्क्वायर 81 + 1, 9 का स्क्वायर 81 - 1 इज इक्वल टू 82 अपॉन 80 इज इक्वल टू 41 अपॉन 40। ये क्या आ चुका है इसका आंसर, 2 से डिवाइड कर लिया तो ये आ चुका है। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है। या फिर एक इसको दूसरा मेथड है, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। ठीक है। नाउ इससे अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। दिस सी वाला, इफ x इज इक्वल टू दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है तो आसान, आप डायरेक्ट x की वैल्यू आप यहाँ पर यूज कर लो तो आंसर आ जाएगा, लेकिन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएंगी, भूचाल आ जाएंगे। ठीक है, भूचाल आ जाएगा। देखो भाई, हम इसको सोल्व तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, x की वैल्यू यहाँ पर, लेकिन काफी टाइम लगेगा और हो सकता है गलत भी हो जाए, लेकिन गलत भी नहीं हो, लेकिन टाइम तो जरूर लगेगा ही लगेगा। लेकिन हम सी एंड डी की सहायता से एकदम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, शॉर्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। देखिएगा आप यहाँ पर, देखिए क्या चीज है, मैंने आपको बताया था कि कई बार बता चुका हूँ, फिर एक बार और बता रहा हूँ जो आप कंफ्यूज नहीं हो। जैसे a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है, जब इसमें कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो लगाते हैं तो ये बन जाता है a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ठीक है, जब हमने इसमें सी एंड डी रूल लगाया, जब आप इसमें अगेन एक बार और सी एंड डी रूल लगाते हैं तो यही बन जाता है। ठीक है, a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। ये क्वेश्चन गिवन है, आप समझ लीजिए, ये गिवन है। जब आप इसमें सी एंड डी रूल लगाएंगे तो ये बन जाएगा, जब अगेन एक बार और आप इसमें सी एंड डी रूल लगाएंगे तो ये बन जाएगा, जब आप एक बार और इसमें फिर तीसरी बार में सी एंड डी रूल लगाएंगे तो ये बन जाएगा, और ये ऐसे ही बनता चला जाएगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? नो दिक्कत।
ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ। इसमें जब इसमें CND रूल लगाएंगे, इसको लिख लेते हैं a प्लस बी प्लस a माइनस बी अपॉन a प्लस बी माइनस a माइनस बी इज इक्वल टू, अब इसमें लगाएंगे, ठीक है ना, c प्लस डी प्लस c माइनस डी अपॉन c प्लस डी माइनस c माइनस डी। ठीक है, b से b कैंसिल, a से a कैंसिल, d से d कैंसिल, c से c कैंसिल। ठीक है, यहाँ पर बचेगा 2a अपॉन 2b, यहाँ पर बचेगा 2c अपॉन 2d, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यही तो बचा a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d। ठीक है, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। ठीक, नाउ अब आप यहाँ पर देखिएगा, इसमें हम CND जब यूज करेंगे, CND रूल लगाएंगे तो क्या जाता है, a अपॉन b, c अपॉन d, ये आ जाता है। ठीक है ना, बिल्कुल सेम ही ये आ जाएगा। इसको लिखेंगे x अपॉन अंडर रूट 20 इज इक्वल टू, इसको लिख लेंगे x अपॉन अंडर रूट 12। समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। यहाँ पर प्लस है ना, प्लस आप इसको प्लस कर लीजिए, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। नाउ अब आप इसको देखिएगा, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। अब हम किसके अकॉर्डिंग? इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है x अपॉन अंडर रूट 20, तो यहाँ से आप x अपॉन अंडर रूट 20 की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 4 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, अंडर रूट 15 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक, अपॉन अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। ठीक है भाई, ठीक है। अब आप यहां पर देखो, ये अंडर रूट 20 कैसे बनेगा, अंडर रूट 20 कैसे बनेगा, यहां पर बन जाएगा। वो कैसे देखिएगा, जो ये 2 है, ये जो 2 है इसके अंदर ले जाइए यहां पर 5 के साथ में, तो इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2, एक है अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई, अब इसको ऐसे लिख लीजिए, जब इसको आप अंदर ले जाएंगे ये बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5, ये 2 4 बन जाएगा। 4 5 से कितना होते हैं 20, 4 5 से कितना होते हैं 20। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 20। ठीक, और अपॉन में चल रहा है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3, तो ये जो अंडर रूट 20 है वो x के नीचे ले आएंगे इसको। ठीक है ना, तो यहाँ पर रहेगा x अपॉन अंडर रूट 20 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर बचेगा 2 अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। तो इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं इसको, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 प्लस, अब जो हमें अब बनाना है x अपॉन अंडर रूट 12। कैसे बनाएंगे x अपॉन अंडर रूट 12? देखिएगा 4 3 जा 12 कितना होता है, 4 3 जा 12, इसको लिख लेंगे अंडर रूट 12 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5, अलग अलग लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा x अपॉन अंडर रूट 12 इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 5 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। तो x अपॉन अंडर रूट 12 की जगह इसको लिख लेंगे यहाँ पर, तो ये है 2 अंडर रूट 5 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3, और दोनों ऐड हो जाएंगे 2 अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 5। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, जब 2 कॉमन ले लेंगे तो ऊपर बचेगा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2। कितना आसान है लेकिन ट्रिकी है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, जब आप डायरेक्ट पुट करते तो काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ता। ठीक, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ इस अगला क्वेश्चन करिए फटाफट, अच्छा क्वेश्चन है और शायद मैं इस टाइप का भी क्वेश्चंस करा चुका हूँ कई बार। ठीक है भाई, समझ में आ रहा होगा। नाउ इसके अपॉन में 1 कर लीजिए, जब आप इसमें C एंड D का यूज करेंगे इसको लिख लेंगे x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1।
इसको लिख लेंगे, ये यहाँ पर आ जाता है अंडर रूट ए प्लस 3b अपॉन ये यहाँ पर आ जाता है a माइनस 3b। ठीक है, स्क्वायरिंग करेंगे ऑन बोथ साइड, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस के 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 2x इज इक्वल टू a प्लस 3b अपॉन a माइनस 3b। ठीक है, अभी भी पॉसिबल नहीं है सॉल्व करना। ठीक है ना, फिर अगेन एक बार और सी एंड डी का यूज करते हैं, सी एंड डी का रूल यूज करते हैं। ठीक, ये और ये जब हम इसमें सी एंड डी का यूज करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x। ये वाला यहाँ आ जाता है, ये वाला यहाँ आ जाता है, इज इक्वल टू ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा। ठीक, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर यहाँ पर आएगा 3b प्लस 3b इज इक्वल टू 2ax। ठीक है ना, इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी और ये कितना आ चुका है 2ax। इसका आंसर कितना आ चुका है 2ax। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। इतना आपको समझ में आया? नाउ इससे अगला क्वेश्चन करते हैं, इफ x इज इक्वल टू दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे अभी x की वैल्यू? हाँ भाई, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी एडेंडो प्रॉपर्टी। कौन सी? एडेंडो। इसमें हम एडेंडो यूज कर लेंगे। क्या यूज कर लेंगे? एडेंडो। ठीक है भाई, तो एडेंडो का मतलब होता है जो न्यूमरेटर में होते हैं सबको ऐड कर लेना, जो डेनोमिनेटर में होते हैं उनका भी सबको ऐड कर लेना। ठीक है ना? ठीक, सम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन सम ऑफ डेनोमिनेटर। तो b प्लस सी प्लस a प्लस b प्लस c प्लस a अपॉन a प्लस c प्लस b। ठीक है ना, सब यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा तो a प्लस b प्लस c अपॉन इसको लिख लेंगे a प्लस b प्लस c। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ चुका है 2। कितना सिंपल था। ठीक है ना, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ इससे अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, दिस क्वेश्चन नंबर 13। इफ ये गिवन है देन द वैल्यू ऑफ दिस इन टर्म ऑफ ए एंड बी। ए और बी के टर्म में इसकी वैल्यू में फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे भाई? अच्छा क्वेश्चन है, देखने में ठीक ठाक लग रहा है, ठीक है, लेकिन हम जो यूज करेंगे वो करेंगे एडेंडो प्रॉपर्टी। क्या करेंगे? एडेंडो का यूज। ठीक है भाई, अरे समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। हो जाएगा एडेंडो का यूज इसमें, तो देखते हैं होगा नहीं होगा देखा जाएगा। देखिएगा, इसको हम जो है के मान लेते हैं फिलहाल में। लेट इज इक्वल टू के। जब हमने के माना तो यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, ए इज इक्वल टू बी के। यहाँ से सी निकाल लेते हैं, सी इज इक्वल टू डी के। और ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेते हैं के एफ। ठीक, इसके इक्वल में पुट किया है। ठीक है, ए अपॉन बी इज इक्वल टू के, सी अपॉन डी इज इक्वल टू के, ई अपॉन एफ इज इक्वल टू के। तो यहाँ से ए सी और ई की वैल्यू आ चुकी है। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। जो ए सी और ई की वैल्यू है इसमें पुट कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बी बी और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एफ एफ। हमें जो है सेम बनाना है न्यूमरेटर में और डेनोमिनेटर में। यदि सेम बन जाए तो कट जाता है, यदि कट जाए तो सोल्व हो जाता है, आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ए सी और ई की वैल्यू इसमें पुट कर लेते हैं न्यूमरेटर में। जब पुट करेंगे a की पावर 4, इसको पुट कर लेंगे b के की पावर 4 इंटू b की पावर 2। नाउ प्लस 3a स्क्वायर। a स्क्वायर हम इसको एज इट इज लिख लेंगे, एज इट इज पुट ही कर लीजिए। ठीक है ना, पुट a की जगह यहाँ पर पुट कर लेंगे। a कितना है? b के, इसकी पावर कितनी है? 2। अब c की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेते हैं, c की वैल्यू कितनी है? d के, d के इसकी पावर है 2 माइनस 5। ई कितना है? ई है के एफ। यहाँ पर पुट कर लेंगे के एफ की पावर 4 और एफ अपॉन जो डेनोमिनेटर में है इसको एज इट इज लिख लेंगे 2b की पावर 6 प्लस
3p² d² माइनस 5 f की पावर 5। ठीक है। नाउ इसके बाद आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा होगा, तो कॉमन ले लेते हैं यहां से। ठीक है ना, क्या कॉमन ले लेते हैं? के कॉमन लेते हैं, के की पावर 4। जब हम यहां से के की पावर 4 कॉमन लेंगे तो यहां पर बचेगा 2 b की पावर 6, b की पावर 4 और 2 6 प्लस 3 यहां पर बचेगा b² d² माइनस यहां पर बचेगा 5 f की पावर 5 अपॉन नीचे बचेगा 2 b की पावर 6 प्लस 3 b² d² माइनस 5 f की पावर 5। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो चुका है। कितना आ चुका है? k की पावर 4। इसकी जो वैल्यू आई है, वो आई है k की पावर 4। लेकिन जो हमें वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म ऑफ a एंड b, किसके टर्म में? a एंड b के टर्म में। ठीक है जी। नाउ तो इसको जब मैं इसको रफ कर लेता हूं। ठीक, जब इसको सोल्व किया या k की पावर 4, इसको मैं यहां पर उतार लेता हूं यहां पर। ठीक है, इसको लिख लेंगे a अपॉन b इजिकल टू c अपॉन d इजिकल टू e अपॉन f इजिकल टू k। ये मैंने लेट किया था। मैं 4 पावर रेस कर लेता हूं सभी पर, तो 4 4 4 4 4 4 4 इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ इसको मैं अलग अलग भी लिख सकता हूं। अलग अलग कैसे? अलग अलग देखो, इसको लिख सकता हूं k की पावर 4 इजिकल टू a की पावर 4 अपॉन b की पावर 4 और k की पावर 4 इजिकल टू c की पावर 4 अपॉन d की पावर 4 और k की पावर 4 इजिकल टू e की पावर 4 अपॉन f की पावर 4। इस तरीके से मैं लिख सकता हूं क्योंकि सभी के इक्वल है। इसने कहा है इन द टर्म ऑफ a एंड b। a एंड b के टर्म में कौन सा है? ये वाला है, तो इसी यही आंसर होगा। क्या आंसर आ जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा a की पावर 4 अपॉन b की पावर 4। यदि क्वेश्चन में गिवन होता इन टर्म ऑफ e एंड f तो ये आंसर होता। यदि क्वेश्चन में गिवन होता इन टर्म ऑफ c एंड d तो ये वाला आंसर हो जाता। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। इससे अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दिस, फटाफट ये वाला। ठीक है, इफ ये गिवन है प्रूव दैट ईच ऑफ दिस रेशियो इज इक्वल टू दिस अनलेस x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे? हाँ भाई, इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखो, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। किसकी? क्वेश्चन नंबर 14। देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें हम एडेंडो का यूज कर लेते हैं। एडेंडो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था, एडेंडो प्रॉपर्टी। ठीक, नाउ जब हम इसमें एडेंडो प्रॉपर्टी यूज करेंगे, इसको मैं यहां पर लिख लेता हूं x प्लस वाई अपॉन ax प्लस बी वाई इजिकल टू वाई प्लस जेड अपॉन ए वाई प्लस बी जेड इजिकल टू जेड प्लस एक्स अपॉन ए जेड प्लस बी एक्स। इसको मैंने यहां पर उतार लिया। अब हम इसमें एडेंडो यूज करेंगे। एडेंडो क्या होता है? सम ऑफ न्यूमरेटर सम ऑफ डेनोमिनेटर, सबका सम कर लेंगे। ठीक है ना, तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स अपॉन सम ऑफ डेनोमिनेटर। ठीक है ना, तो ax प्लस बी वाई प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस ए जेड प्लस बी एक्स, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ इजिकल टू सबके बराबर होगा ना, इसको सम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन सम ऑफ डेनोमिनेटर एडेंडो प्रॉपर्टी यूज की है। इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड
अपॉन, अरे समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। इसमें से ए कॉमन ले लेते हैं, ए, तो ये बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। इसमें से और इसमें से हम b कॉमन ले लेते हैं, प्लस का b, तो x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, हमने कॉमन ले लिया। नाउ अब नेक्स्ट स्टेप में इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं, 2x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन, इसको कॉमन ले लेते हैं, सेम बन चुका है, जब हमने कॉमन लिया तो x प्लस वाई प्लस जेड बन चुका है। अब यहाँ पर बचेगा a और यहाँ पर बचेगा b, तो यहाँ पर लिख लेंगे a प्लस b, इस तरह से। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सोल्व करने के बाद में कितना आ चुका है? ये आ चुका है 2 अपॉन a प्लस b। इतना आपको समझ में आया? बस इन सभी का आंसर क्या आ चुका है? 2 अपॉन a प्लस b। हो गया प्रूफ। ये तो हमें प्रूफ करना था। देखो, प्रूफ दैट ईच ऑफ दिस रेशियो इज इक्वल टू दिस। इसके इक्वल ये है, इसके इक्वल ये है, और इसी के इक्वल ये है। सभी के इक्वल है, तीनों के इक्वल है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है भाई। और इसने कहा है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 अनलेस का मतलब नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। यदि ये 0 हो जाता, यदि 0 के इक्वल हो जाता, तो इसको लिख सकते थे हम 2 मल्टीप्लाई 0 अपॉन 0 a प्लस b इज इक्वल टू 0 अपॉन 0, जो कि नॉट डिफाइंड हो जाता, अनडिफाइंड हो जाता। इस तरीके से, इसलिए खुद ही क्वेश्चन में कह दिया कि अनलेस x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, या फिर आप इसकी जगह लिख सकते थे कि a प्लस b प्लस c नॉट इक्वल टू 0। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। नाउ अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, ये आपको अच्छा क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। इसको हमें सोल्व करना है, तो कैसे सोल्व करेंगे? हाँ भाई, फटाफट बताइएगा इसको हम जो है कैसे सोल्व करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, बिंदास वाला। देखिएगा, इसको मैं एज इट इज लिख लेता हूं ऊपर वाले को, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। 3x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 3। ठीक है, नाउ अपॉन 3x की पावर 4 माइनस, यहां से मैंने कॉमन ले लिया, इसको लिख लेंगे x स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 3 इज इक्वल टू, इसको लिख लेंगे 5x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 3 अपॉन, इसको लिख लेंगे 5x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस के 7x माइनस के 3। ठीक है, आपको ये इस टाइप में चमक रहा होगा। ठीक है, जितने आप क्वेश्चन करेंगे उतनी आपको प्रैक्टिस होगी, जितनी प्रैक्टिस होगी उतना आप क्वेश्चन को समझ सकेंगे। कहना क्या चाह रहा है, और ये क्वेश्चन किस टाइप में दिखाई दे रहा है? सी एंड डी। इसमें सी एंड डी, तो हम इसमें सी एंड डी का यूज कर सकते हैं। सी एंड डी मतलब कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। मैंने आपको बताया था डायरेक्ट इसको न्यूमरेटर में लिखते हैं, इसको डेनोमिनेटर में लिख लेते हैं। तो 3x की पावर 4 अपॉन x स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 3। ठीक है, ये कब आता है? ये आता है जब हम कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो यूज करते हैं, बता चुका हूं मैं। इज इक्वल टू, इसको न्यूमरेटर में लिखते हैं 5x की पावर 4 अपॉन, इसको डेनोमिनेटर में लिख लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 3। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है भाई। ना इसके बाद इसको सोल्व कर लेंगे, तो सोल्व करने के बाद में आ जाएगा 3x की पावर 4, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। तो 2x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 3 इज इक्वल टू 5x की पावर 4, इसको इधर ले जाते हैं, ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 3। हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसका मतलब है x की वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब क्या है? x की वैल्यू। ठीक,
इतना आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ अब देखिएगा आप यहां पर अच्छे से इसको कैसे सोल्व करेंगे भाई। हाँ भाई, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, देखो यहां पर जो है अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं यार इसकी पहले, ठीक है ना। अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद में जब जाकर सोल्व कर लेंगे, या फिर आप ऐसा करो x की पावर 4 कॉमन ले लो। जब आप x की पावर 4 कॉमन लोगे तो यहां पर बचेगा 6x², इसको इधर ले आओ, यहां पर बचेगा 6x² और 7 3 21 माइनस के 21 x की पावर माइनस, हाँ ठीक है, 7 3 21x प्लस और 3 3 9, इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस के 5x² और प्लस के 10x और माइनस के 15 इजिकल टू 0। कुछ इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक। ये आ चुका है x की पावर 4। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे ये बन जाएगा ओनली x की पावर 2। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा माइनस के 11x। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे यहाँ पर बचेगा माइनस के 6 इजिकल टू 0। कुछ इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है भाई। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नो दिक्कत। ये प्लस में हो जाएगा, इधर आके प्लस में, प्लस के 15 तो 15 और 6 हो जाएगा 20, 9 और 15 24 इजिकल टू 0। कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब हम इसके फैक्टर कर लेंगे, ठीक। x की पावर 4 x² माइनस 11x माइनस 24, इसके फैक्टर हो जाएंगे x माइनस 8 और x माइनस 3, x माइनस 8 और x माइनस 3 इजिकल टू 0। अरे भाई आप 11 को लिख सकते हैं 8x माइनस के 3x, इस तरीके से, ठीक है। फिर आप कॉमन ले लेंगे x और यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या क्या आ चुकी है, x इजिकल टू 0, x इजिकल टू 8 और x इजिकल टू 3, यही क्या है आंसर। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना। जितने भी मैंने आपको बताया था, एडेंडो क्या होता है, अल्टरनेंडो क्या होता है, कन्वर्टेंडो क्या होता है, इन्वर्टेंडो क्या होता है और एडेंडो, सब कुछ आपको समझ में आ चुका होगा। और कंपोनेंडो क्या होता है, डिवाइडेंडो क्या होता है और कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो क्या होता है, इन्वर्टेंडो क्या होता है, अल्टरनेंडो क्या होता है, कन्वर्टेंडो क्या होता है और एडेंडो क्या होता है, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन था वो लास्ट क्वेश्चन था जो मैंने अभी आपको कराया था, ठीक। इस पार्ट का मतलब एक ही पार्ट है, कंप्लीट है, जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो क्या होता है, अल्टरनेंडो क्या होता है, जो आप यूज़ करते रहते हैं लेकिन आपको नाम नहीं पता कि ये होते क्या हैं, ठीक है ना। अल्टरनेंडो, डिवाइडेंडो, कंपोनेंडो, जो भी है, जितने भी एंडो हैं, लास्ट में एंडो आ रहा ना हर बार में, देखो एंडो एंडो और एंडो 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 और एंडो, ठीक है। जितने भी एंडो हैं करते तो आप यूज़ हैं लेकिन नाम नहीं पता। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, नाम भी आपको पता चल गया होगा कि हम कहते क्या हैं, इसको कैसे करते हैं, कैसे समझते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।